दोस्तों, एक महिला संगम महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है और वो वहाँ पहुँच तो जाती है। जब वो वहाँ पर स्नान करके वो कुछ खरीदारी करने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं और फिर जो उसके साथ उसके परिवार वाले, आस-पास पड़ोसी जो 10-12 और भी जो लोग गए हुए थे, वो उनके साथ वहाँ पर गुम हो जाती है। वो वहाँ पर कुछ खरीदारी करने लग जाती है और वो आगे निकल जाते हैं। समय बीतता जाता है, 40 दिन हो जाते हैं और फिर जब 40 दिन हो जाते हैं, तो फिर वो 40 दिन बाद वापस अपने घर पर आती है और जैसे ही वो घर पर वापस आती है, सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुम कहाँ गई थी? कहाँ पर रह गई थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, जब वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। दोस्तों, 2 फरवरी को एक महिला जिसका नाम होता है छाया, 28-29 साल की उम्र होती है उसकी। वो अपने आस-पास के पड़ोसियों के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है और जब वो स्नान करके वहाँ पे एक कॉस्मेटिक की दुकान पर कुछ सामान खरीदने लगते हैं और फिर वो वहाँ पर गुम हो जाती है और जब उसके साथ जो लोग-बाग गए हुए थे, महिलाएँ गई थीं, वो उसको ढूँढते हैं। काफ़ी ढूँढने के बाद जब उसका पता नहीं चल पाता और फिर खोया पाया विभाग में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर वहाँ पर काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब उसका कुछ अता-पता नहीं चलता है, तो वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन छाया का कुछ पता नहीं चलता है और जब उसका पति उनसे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि वो गुम हो गई। वो वहाँ पर महाकुंभ में गायब हो गई, गुम हो गई, वो हमें नहीं मिली। पता नहीं कहाँ पर चली गई। हमने उसको काफ़ी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। दोस्तों, उसके बाद जो छाया का पति होता है वो उनके ऊपर लड़ने लगता है, उनसे लड़ाई-झगड़ा करने लगता है और फिर पुलिस के पास पहुँचकर उनकी शिकायत भी करता है कि ये मेरी पत्नी को महाकुंभ ले गए थे और वहाँ से इसको वापस लेकर नहीं आए। पता नहीं कहाँ पर छोड़ आए, क्या हो रहा होगा मेरी पत्नी के साथ। उसके बाद दोस्तों, जब समय बीतता जाता है और वो अपने जो उसके ससुराल वाले होते हैं, उनको भी इधर-उधर की बातें सुनाने लगता है कि तुमको सब पता है, तुम्ही ने क्या पता तुमने ही अपनी बेटी को दुबका रखा हो। उसके बाद जो सुरेंद्र होता है, वो काफ़ी नशा करता, दारू पीता और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई-झगड़ा करता। तो फिर 12 मार्च 2025 को जब वो महिला अपने घर पर आती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये एक साथ एकदम कैसे आ गई, वो भी इतने दिनों के बाद। और जब उससे पूछा जाता है, तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। और जब वो ये सब कहती है, तो सब सोचने लगते हैं कि बेटी को लेने आई है और फिर उससे पूछा जाता है कि बेटी को लेकर कहाँ जाओगी? क्या तुम कहाँ पर थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ ऐसा जो तुम इतने दिनों के बाद आई हो? तुमने इतनी तलाश की, सभी ने तुमको वहाँ पर ढूँढा और जब जो उसके साथ गए हुए थे, जो उस म छाया को अपने साथ लेकर गए थे, उनको पता चलता है कि जो छाया है, वो वापस आ गई है, तो उनको भी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, जो हमारे ऊपर दाग लगा हुआ था कि हमने उसको वहाँ पर गुम कर दिया, उसको हमारी वजह से वो वहाँ पर खो गई है, यह दाग भी हमारे से छूट गया। और फिर जब उसके परिवार वाले, उसके सास-ससुर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाओगी? क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं सन्यासिन बन चुकी हूँ।
मैंने सब कुछ त्याग दिया है, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है, मैं अब सिर्फ सन्यासन हूँ। और जब उसके परिवार वाले उसके कपड़ों को देखते हैं, ऊपर से नीचे तक उसको देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम सन्यासन हो, तुमने सन्यास ले लिया हो, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया हो। देखकर तो तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम कहीं पर घूम फिर के आई हो, शादी के बाद जैसे हनीमून से आते हैं ऐसे आई हो। तुमने हाथों में भी अंगूठी पहन रखी है, चूड़ियाँ इतनी सारी पहन रखी हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और सैंपल पाजेब, और ऊपर से नीचे तक तुम अच्छी तरीके से हो। यहाँ से तो तुम ऐसे ही गई थी, लेकिन जो तुम अब वापस आई हो, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम सन्यासन बन चुकी हो। तो वो फिर महिला कहती है कि नहीं, मैं सन्यासन बन चुकी हूँ, मुझे अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है। और जब उसकी जो बेटी है अंशिका, वो 9 साल की उम्र होती है उसकी, वो अपनी मम्मी को जैसे ही देखती है तो उसके गले लगकर हंसने लगती है, और खुशी की वजह से वो अपनी मम्मी के गले लगकर उससे प्यार करने लगती है। और जब जो छाया अपनी सास ससुर से कहती कि मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, और तभी उसका जो पति सुरेंद्र, वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे ले जा सकती हो, ये मेरी भी बेटी है, मेरा भी इस पर हक है। तो उसके बाद उनमें झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और जब पुलिस उससे पूछती है, तो पुलिस कहती है कि तुम सही ठीक-ठीक बताओ, सही-सही बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो? पुलिस को उसको देखकर पुलिस को पता चल ही गया था कि ये झूठ बोल रही है। तो उसके बाद जब पुलिस उससे कहती है कि तुम सही-सही बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो, और तुमको देखकर तो नहीं लगता कि तुम सन्यासन बन चुकी हो, तुमने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है। उसके बाद जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उससे पुलिस सख्ताई के साथ पूछती है महिला को, कांस्टेबल भी वहाँ पर साथ आई हुई थी पुलिस के, तब वो उससे प्रेशर के साथ पूछती है। तब वो जो कहानी बताती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब छाया पूरी कहानी बताती है, वो कहती है कि जब मैं यहाँ से में कुंभ मेले में स्नान करके हम बाहर आए, तो हम एक कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुँचे, और कॉस्मेटिक की दुकान पर हम सारी महिलाएँ वहाँ पर सामान देख रहे थे। तब वो जो दुकान वाला, जिसका नाम दिनेश होता है, वो कहता है कि तुम, अगर तुमको सामान नहीं लेना है तो तुमने भीड़ क्यों लगा रखी है, आगे निकलो। तब छाया कहती है कि जब तक हम सामान देखेंगे नहीं, तो सामान लेंगे कैसे? उसके बाद वो कहता है कि तुम सामान ले कहाँ रही हो? तुमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, कुछ ले रही नहीं हो। तब छाया उससे कहती है कि तुम अकेले हो, बौखलाए हुए हो, तुम अकेले तुम दुकान को नहीं सँभाल सकते, एक आदमी और क्यों नहीं रख सकते? तब जो वो महिलाएँ थी, वो सब वहाँ से निकल जाती हैं, और जो दिनेश होता है, वो छाया के पीछे-पीछे जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस दुकान पर काम करोगी? तब दिनेश कहता है कि मैं तुमको 500-600 रुपए रोज़ के हिसाब से दे दूँगा, और अभी दिन भी काफ़ी हैं, 10-15 हज़ार तो तुम कमा ही लोगे। उसके बाद जो छाया होती है, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, और सोचती है कि बात तो ठीक है, जो मेरा पति है वो तो शराब पीता है, मैं उससे परेशान हूँ, और यहाँ पर रहूँगी, शांतिपूर्वक रहूँगी, और कुछ पैसे कमा कर ही वापस चली जाऊँगी। उसके बाद वो छाया, जो महिलाएँ उसके साथ थी, उनको चकमा देकर वो वहाँ से दुबक जाती है, और फिर उसको ढूँढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती। और फिर छाया दिनेश के साथ काम करना शुरू कर देती है। सामान बिकने लगता है, दुकान अच्छी चलने लगती है, दोनों मिलकर खूब कमाते हैं, और उसके हिसाब से जब 20-25 दिन हो जाते हैं, और फिर जब अगला दिन होता है, तब दिनेश कहता है कि तुम सोने और बैठने का इंतज़ाम कहाँ पर करोगे? रात को 10-11 बजे के बाद सोना होता है। उसके बाद वो वहीं पर तम्बू में जो महिलाएँ होती हैं, उन्हीं के साथ सोती हैं। और फिर अगले दिन जब दिनेश कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों सो जाती हो? मेरे साथ मेरे कमरे पर ही चलो। दिनेश ने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था, और फिर जब दिनेश कहता है कि तुम मेरे साथ कमरे पर क्यों नहीं सोती? तो छाया कहती है कि तुम मेरे को लेकर ही कहाँ जाते हो? तुमने ही तो कहा था कि यहीं पर सो जाओ। उसके बाद वो एक साथ एक कमरे पर पहुँच जाते हैं, और अच्छे तरीके से वो मेले के समापन तक काम करते हैं। और जब
मेले का समापन होता है, अपने सामान को उठाते हैं वो, और जब जो दिनेश होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो और मेरे साथ मेरी के दुकान का काम संभालो। तो छाया कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाद जो छाया है वो कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। और फिर उसके बाद दिनेश कहता है कि अपनी बेटी को तुम हमारे साथ ला सकती हो, मैं उसको अपनी बेटी ही अपना लूँगा, उसको अपना लूँगा। उसके बाद जब छाया कहती है कि मैं उसको लेकर कैसे आऊँगी? तब दिनेश कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, पहले हम अपने घर चलते हैं। और फिर छाया और दिनेश अपने घर पहुँचते हैं, उसका स्वागत किया जाता है। और जब दिनेश उस छाया को लेकर अपने घर पहुँचता है, दिनेश की भी शादी हो चुकी थी और उसकी जो पत्नी थी वो उसको छोड़कर चली गई थी। और जो छाया है वो भी अपने पति से परेशान थी। और जब उसके परिवार वाले उसको अपना लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और फिर जब छाया अपने दिनेश से कहती है कि अब मैं अपनी बेटी को लेने वो जा रही हूँ, बताओ क्या करूँ, कैसे करूँ? छाया अपने मायके में फ़ोन करती है, उनको बताती है पूरी कहानी। उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने पति से वैसे ही परेशान हो, वो कमाता-धमाता कुछ है नहीं और सिर्फ़ तुमसे लड़ाई-झगड़ा करता है, दारू पीता है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम एक काम करो कि वहाँ पर जाकर ये कहना कि मैंने संन्यास ले लिया है, मैं अपने गृहस्थ जीवन को त्याग चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर संन्यास में ही रहूँगी। और फिर जब वह सब होता है, वहाँ छाया पहुँचती है और वो ऐसा ही कहती है, लेकिन जो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब कुछ उगलवा लेती है उससे। और फिर जब जो छाया का पति होता है सुरेंद्र, वो कहता है कि ऐसा कौन है व्यक्ति जो तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी को अपना लेगा, उसको अपने साथ रखेगा। और फिर दिनेश दिनेश को वो बुलाती है, छाया बुलाती है। और फिर जब उसको देखते हैं तो सब कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे करो। और फिर छाया और अंशिका और जो छाया की बेटी होती है वो और दिनेश, वो तीनों अपने साथ अपने घर से वापस चले जाते हैं। और फिर दोस्तों दोनों तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। कैसी लगी वीडियो? यानी कि भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।